उस इंस्पेक्टर और गांव वालों की तो भिड़ंत होने ही वाली थी। इतने में एसपी साहब का खुद फोन आया और सारा मामला संभल गया। हवालदार, इन दोनों को जीप में डालो और ले जाओ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्यार के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो शेखर भी जो कहे उसे मना मत करना। अब तुम्हारे और मेरे भविष्य का फैसला शेखर भैया के हाथ है। जल्दी निकल जाना, मैं खाना तैयार रखूंगी तेरे लिए। मैं शाम की बस पकड़ कर ही आ रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा लेट हो जाएगा। एसपी साहब का फोन आ गया और उन्होंने मुझे तत्काल सस्पेंड कर दिया। ये एसपी भी एक नंबर का अड़ियल आदमी है, उससे तो बात करके कुछ फायदा नहीं। खैर, मेरे लड़के भी मुंह नहीं खोलेंगे। तुम अभी कहाँ हो? कहाँ जाऊंगा, सस्पेंशन लेटर हाथ में लेके घूम रहा हूँ। कल की रात ने तो मेरी जिंदगी भर की नींद उड़ा दी। अब समझ में आया कि आपका साथ देकर कितनी बड़ी गलती की मैंने। अरे ये सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुआ है। अगर समय रहते तुमने एक्शन ले लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ना तुम्हारी नौकरी जाती, ना मेरे ऊपर इतना बड़ा सर दर्द आता। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दो लड़के योगेंद्र और विक्रांत वो जेल चले गए, सिर्फ तुम्हारी वजह। अब एक आप ही बचे हैं। अब आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, गोली मारना चाहते हैं मार दीजिए। उस डॉक्टर ने नौकरी ले ली, अब आप मेरी जिंदगी ले लीजिए। चुप रहो और सुनो, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए काम किया है तो तुम्हारी जरूरत भी मैं ही पूरी करूंगा। चुपचाप सीधे हवेली आ जाओ और काम पे लग जाओ। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी नौकरी वापस दिलाने की कोशिश करूंगा। जी नमस्ते। अभी कुछ दिन इस मामले में खामोश रहना ही पड़ेगा। उन लड़कों की जमानत तो मैं कुछ दिनों के बाद दिलवा ही दूंगा। फिर देखता हूं उस डॉक्टर को वो एसपी कितने दिनों तक सुरक्षा देता है। उस डॉक्टर का तो ऐसा उपाय करूंगा कि फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि कहां डॉक्टर अंतर ध्यान हो गया। आप सब लोग यहीं रुकिए, मैं सकाराम के साथ बस अड्डे जाता हूँ। साहब, मैं भी आपके साथ बस अड्डे तक चलता हूँ। आपको बस में बैठा दूंगा, बस निकल जाएगी तब मैं और सखा वापस आ जाएंगे। क्यों सखा? हाँ काका। हाँ ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं। अगर आप मेरे साथ में चलेंगे तो बात करते करते रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। सुगंधा, बाकी अब कल से अस्पताल की जिम्मेदारी तुम दोनों की। मैं कल शाम या परसों सुबह तक ही आ जाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी पुरानी हिदायतें सब याद है हमें। डॉक्टर साहब, अगर अच्छा लगे तो घर 2-4 दिन रह कर ही आना। हम लोग यहाँ सब संभाल लेंगे और कोई इमरजेंसी आई तो फोन कर लेंगे। वैसे घर पे रुकना तो मुश्किल है, लेकिन एप्लीकेशन दिए जा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन दे के जाओ ना। नहीं, एप्लीकेशन दूंगा तो कमल मेरी एप्लीकेशन मंजूर नहीं करेगा। मैं घर से आए बाद में मेडिकल एप्लीकेशन दे दूंगा। और वैसे भी घर पे मुझे ज़्यादा कुछ काम है नहीं, सबसे मिल लूंगा और वापस आ जाऊंगा। सखाराम, तुम ठीक समय पर अस्पताल खोल देना, ठीक है? बाकी अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब चलिए, वरना बस निकल जाएगी। आइए, आओ सखाराम। हाँ, सा रे गा रे सा धा पा नी।
नमस्कार नेताजी। बैठो जगन्नाथ। क्या हुआ नेताजी, आज सुबह सुबह आपका मूड कुछ उखड़ा हुआ लग रहा है? सुबह से नहीं जगन्नाथ, रात से ही मूड खराब है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे सब ठीक होता तो मूड ही क्यों खराब होता। बस इंस्पेक्टर ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। इंस्पेक्टर? नेताजी इंस्पेक्टर तो अपना आदमी है। अरे क्या अपना आदमी? जो समय पर काम ना आए वो कैसा अपना आदमी? वो लोग योगेंद्र और विक्रांत को पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह अस्पताल ले गए। जब पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचा तो वो डॉक्टर गांव वालों के साथ मिलकर उसे वहां से भगा दिया और बाद में एसपी को बुलाकर योगेंद्र और विक्रांत को जेल भिजवा दिया और उस इंस्पेक्टर की वर्दी तक उतरवा दी। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब क्या होगा? अरे होगा क्या, योगेंद्र और विक्रांत को 2-4 साल की सजा होगी, जेल होगी। वो दोनों मेरा नाम तो कभी नहीं लेंगे। बस गुस्सा मुझे सिर्फ एक बात कि मैं अपने आदमी को बचा नहीं पाया। ये डॉक्टर जब से आया है नेताजी, ईमानदारी का मर्ज फैल गया है। पुलिस भी अब काम करने लगी। मैं तो कहता हूं नेताजी, इस डॉक्टर को जान से मार देते हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वरना ये डॉक्टर जोक आदमी है, जोक। एक बार चिपक गया तो बिना खून चूसे निकलेगा नहीं। अरे जगन्नाथ, मारना मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ना जाने ऐसे कितने लोगों को 1 सेकेंड में मैंने चने की तरह भून दिया। चाहूं तो उस डॉक्टर के सीने में अभी के अभी इतनी गोली दाग दूं कि उसे तड़पने का मौका तक न मिले। लेकिन मजबूरी ये है कि माहौल गर्म है। अगर तुमने कोई भी खून खराबा किया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। और अब मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूं, नेता हूं। पब्लिक के वोट से जीत के आया हूं, विधायक हूं मैं। और इस समय मीडिया भी बहुत सक्रिय है। वो अब मिर्च मसाला लगाकर मेरा नाम बदनाम करेंगे, मेरी छवि खराब होगी। आने वाले चुनाव में फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। जनता में गलत संदेश जाएगा। मुझे अपनी छवि का ध्यान भी रखना है। अगले चुनाव में दिक्कत हो सकती है। मुझे भी शेखर से जान की दुश्मनी है जगन्नाथ, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि अभी चुपचाप शांत होकर बैठ जाएं। वक्त आने पर उस डॉक्टर का कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करेंगे। अब क्या कोई उम्मीद नहीं है मेरी नौकरी की बिरजू काका? चेली, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। झूठी दिलासा देने से क्या होगा बिरजू भाई? वो योगेंद्र और विक्रांत पकड़े गए, शेखर केस जीत गया और नेताजी के जिस ट्रेनिंग सेंटर से हमने साधना की डिग्री खरीदी थी उसका लाइसेंस रद्द। अब ना उस डिग्री की कोई वैल्यू है और ना ही इस डिग्री के बगैर साधना की नौकरी की कोई उम्मीद। जो सपना पूरा ना हो सके उसे देखना ही बेकार है। अब तो मुझे शर्म आने लगी है। कैसी कैसी बुरी किस्मत है मेरी। जगन्नाथ भाई, इतना दुखी होने की क्या बात है? एक नौकरी तो नहीं मिली। आपके पास इतना पैसा है, आपने इतना कारोबार फैला कर रखा है, आपको पैसे की क्या कमी है? भगवान कभी किसी इंसान को संपूर्ण नहीं बनाता।
सब कुछ दे देता है, लेकिन कोई ना कोई कमी जरूर छोड़ देता है, ताकि इंसान उस कमी से लड़ता रहे, अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए जीवन में संघर्ष करता रहे। भगवान ने हमें बहुत दौलत दी बिरजू भाई, बेटी भी दी, वो महामंगली। हमने सोचा कि अगर साधना की कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसकी शादी के लिए आसान हो जाएगा। लोग सरकारी नौकरी करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए उसकी जन्म कुंडली नहीं देखते, सिर्फ सैलरी स्लिप देखते हैं। हाँ जगन्नाथ भाई, बात तो आपकी एकदम सही है। अगर साधना को सरकारी नौकरी मिल जाती तो आपको शादी के लिए इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन मैं अभी भी आपको उम्मीद छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगा। इस डॉक्टर शेखर को मैं मुनिधार से एक दिन बाहर निकाल कर ही दम दूंगा। उसके बाद साधना को उसी फर्जी डिग्री से उसी अस्पताल में नौकरी दिलवाऊंगा। इस डॉक्टर से इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं हूं मैं। इस डॉक्टर को उसकी औकात में लाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालना होगा बिरजू भाई। पापा, अगर आपने पहले ही सोच समझकर कदम उठाया होता और सिर्फ एक लड़की होने की वजह से मुझे स्कूल जाने से ना रोका होता तो आज ये दिन ना आता। आज मेरी शादी पर कोई सवाल ना खड़ा होता और ना ही आपको डॉक्टर से इतना उलझना पड़ता। सही बात है, मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अगर मैंने तुझे पढ़ने से नहीं रोका होता तो आज तो खुद इतनी काबिल होती कि अपने दम पर नौकरी कर रही होती। गलती तो है मेरी, लेकिन अब चाह कर भी उस गलती को समय के पीछे भागकर गलती सुधारने का हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। अगर हकीकत बदलनी है तो आज मेहनत करनी होगी। बस समय के चक्र को देखते जाइए। अभी समय डॉक्टर के साथ है। जिस दिन चक्र घूमकर हमारी तरफ आया उस दिन उस डॉक्टर को अस्पताल से बाहर निकालकर अस्पताल पर मैं कब्जा करूं। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक दिन में गोल मटोल और पहलवान और बॉडी बिल्डर बनाने का इंतजाम कर रखा है। तो किचन में है ना, पकवान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जाके खाओ। अरे भैया, जीते रहो। वेलकम माय हैंडसम सन। बिल्कुल बाप पे गया है। अरे शेखर पे नहीं। अरे हटिए आप, खुश रहे। और ये क्या, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? कितना दुबला हो गया? हिंदुस्तान की हर माँ को यही लगता है। जब उसको उसका बेटा इतने दिनों के बाद दिखता है ना तो उसे कमजोर ही लगता है। बिल्कुल सही फरमाया तुमने। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक दिन में गोल मटोल और पहलवान और बॉडी बिल्डर बनाने का इंतजाम कर रखा है। तो किचन में है ना, पकवान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जाके खाओ। अरे भैया, कैसे हैं आप? मैं एकदम फिट हूँ। तू तो भी मुझे वैसे की वैसी एकदम लंबी लग रही है। मुझे लगा कि तू छोटी हो गई होगी। लेकिन भैया पता है आपको, आजकल घर में ना सबको मैं बहुत बड़ी दिखाई देने लगी हूँ। इतनी बड़ी कि घर में भी नहीं समा रही हूँ। सब मुझे घर से निकालने के चक्कर में
मुझे सब पता है। ऐसी कोई बात नहीं है संज्ञा, तू तो मेरे लिए अभी छोटी सी गुड़िया ही है। अच्छा, इतनी दूर से मैं आया हूँ, मुझे चाय वाय पिलाइए कि नहीं? मैं लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। अच्छा सुन, ये बैग भी लेके साथ में चल। हाँ। अरे लेकिन चाय क्यों? तेरे लिए इतना सब कुछ बनाया है मैंने। अरे पहले उसे चाय तो पीने दो, फ्रेश होने दो। हाँ बैठो ना माँ, बाद में खा लेंगे। ठीक है। पापा चाय। धन्यवाद। माँ ये ले बेटा चाय। मस्त बनाई है चाय, वाह, मेरी ट्रेनिंग काम आई। वाह संज्ञा, चाय तो एकदम जबरदस्त बनाई है तुमने। और विकास, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? एकदम ठीक है सर, आई मीन भैया। गुड, इसका मतलब पापा का एक और स्टूडेंट टॉप करने वाला है। लेट्स सी भैया, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यही करना चाहिए विकास। एक इंसान अगर अपनी पूरी एकाग्रता से ठान ले तो कुछ भी संभव हो सकता है। उसकी तपस्या से बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। क्यों पापा? You're right, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। शेखर बेटा, बीच में चाय भी पीते रहो, इनके उपदेशों के चक्कर में मत पड़ो। अरे मेरे पीछे ही पड़ी है, शादी से पहले भी पीछे पड़ी थी, अब तक पीछा नहीं छोड़ा। कमाल करती है ये। ओके ओके ओके, सीरियस सीरियस सीरियस। शेखर बेटा ये बताओ, वो फर्जी डिग्री वाला केस खत्म हो चुका है कि नहीं? क्लोजली समझिए पापा। भैया, वो माफिया वीरभद्र पकड़ा गया क्या? वीरभद्र तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसके दोनों मोहरे पकड़े गए। योगेंद्र और विक्रांत नाम के दो लड़के थे। सारे फर्जी डिग्री के धंधे उन्हीं के नाम पे चलाता था। कोर्ट जाते वक्त पुलिस के हाथों से वो दोनों फरार हो गए, लेकिन हमें सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल गई और हमने उन दोनों को पकड़कर एसपी साहब को सौंप दिया। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। अभी तो मोहरा मारा गया है और बादशाह भी जल्दी हाथ आ जाएगा। वैसे वीरभद्र के फर्जी डिग्री के अलावा और कई काले धंधे हैं, जैसे जंगल की लकड़ी की तस्करी करना, लासा चोरी, देसी शराब के ठेके और पता नहीं कितने काले धंधे फैला रखे उसने। लेकिन बेटा वो पॉलिटिशियन है ना, इसी कारण अब तक बचा हुआ है। पापा, ये ज्यादातर माफिया पॉलिटिक्स में जाते ही इसलिए हैं ताकि सरकार उनके खिलाफ कोई काम ना कर सके। अपने बुरे कर्मों के संरक्षण के तौर पर ये लोग कानून का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है संज्ञा। ऐसे लोगों को ना तो किसी की जान की फिक्र होती है और ना ही किसी बात का डर। ऐसी बात नहीं है माँ, हर इंसान को अपनी जान का मोह तो होता ही है। योगेंद्र और विक्रांत के पकड़े जाने के बाद वीरभद्र भी सहम सा गया। ये हुई ना वीरों वाली बात, आखिरकार बेटा किसका है? सर, धर्म है हतो हंति, धर्मो रक्षित रक्षित है। अर्थात जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करने का प्रयास करता है, और यही बात कानून पर भी लागू होती है। आई एम प्राउड ऑफ यू विकास। अब तो मुझे 100% यकीन है कि तुम यूपीएससी में टॉप 10 में ही रहोगे। जी भैया। माँ, चाय तो होगी, मुझे भूख भी लगी है। आपने सारे पकवान बनाए? अरे कब से कह रही हूँ मैं, चलो उठो। चलो एक दिन में पहलवान चलिए, बन चलिए। जाओ, पहलवान। और बस 1-2 बार और ड्रेसिंग करने की जरूरत है। घाव तो लगभग भर गया है ना डॉक्टर साहब? पानी से बचना। हाँ, और बस 1-2 बार और ड्रेसिंग करने की जरूरत है। घाव तो लगभग भर गया है ना डॉक्टर साहब?
आप डॉक्टर साहब जी को नाम लेके याद कर रही हैं। और देखिए हम उनके हिस्से की चाय बनाना है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि साहब जी यहाँ नहीं है, लेकिन वो हमारे ही बीच में है। हो गया, तुम जाओ। हाँ, दिमाग तो यहीं छूट गए। आज डॉक्टर साहब को थोड़ा आराम मिला होगा। हर परिवार में रहेंगे ना तो थोड़ा उनका मन बदल जाएगा। क्या भरोसा तुम्हारे साहब जी का? वहां पर जाकर भी किसने अभियान की प्लानिंग कर रहे होंगे। ये जंगल के पेड़ों की तस्करी के खिलाफ नया अभियान सुनकर तो मुझे चक्कर ही आ गया। ये क्या है भाई, हर साहब के बिल में हम ही हाथ क्यों डालें? इस काम को करने के लिए पुलिस प्रशासन है ना। वो पुराना इंस्पेक्टर भ्रष्ट था तो सस्पेंड हो गया, अब नया इंस्पेक्टर आया है, वो तो ठीक होगा ना, और नहीं होगा तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें उस वीरभद्र से लोहा लेने का कोई फायदा नहीं। बहुत ही खूंखार आदमी, वो जब तक चुप बैठा सिर्फ तब तक। जिस दिन उसने साहब जी के ऊपर निगाह टेढ़ी की ना, तो ये अभियान तो दूर की बात, अस्पताल में काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। सखाराम, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर यही बात अपने साहब जी के सामने भी बोलो ना। ऐसे पीठ पीछे कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम अपने साहब जी को नाराज भी नहीं करना चाहते और उनकी भलाई भी चाहते हो। कभी कभी किसी की भलाई के लिए हमें बुरा भी बनना पड़ता है। मुझे पता है कभी कभी तुम्हारे साहब जी मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन बात तो मैं उनकी भलाई की ही करती हूँ ना। आप ठीक कह रही हैं देव। साहब जी को आने दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगा। ये जंगल वंगल के झमेले से दूर रहने के लिए मैं उन्हें मनाऊंगा। आप बैठ के चाय पीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? मेरी जिंदगी की आहुति से किसी का सम्मान नहीं बढ़ेगा, सब पछताएंगे। भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। संज्ञा, संज्ञा